इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सुजाय अंदर जाता है तभी उसे झाओ हू का स्पिरिट सेंसर बजने लगता है और उसे पता चल जाता है कि सुजाय कल्टीवेटर है और वो एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज की लेवल 9 पर है। तभी देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि जब मैंने पिछली बार यहाँ चेकिंग की थी तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था और उसका टैलेंट भी पुअर था, लेकिन अब ये एकदम से 9 स्टेज पर कैसे पहुंच गया। जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है और ऐसा सोचकर वो सुजाय पर शक करने लगता है। फिर वो सोचता है कि स्पिरिट डिटेक्टर अलार्म किसी भी कल्टीवेटर को 100 मीटर रेडियस में ढूंढ सकता है, लेकिन जब सुजाय उसके बहुत पास आया तभी इस अलार्म ने उसे डिटेक्ट किया था। तो कहीं सुजाय कोई कंसीलिंग टेक्निक का यूज तो नहीं कर रहा। उसके बाद वो अपने साथियों को सुजाय के बारे में बता देता है और उन पर नजर रखने को कहता है। तब श्रिम्प सुजाय को अपने स्पिरिचुअल सेंस से सेंस करता है, लेकिन उसे तब सुजाय के पास से कोई भी पावर फील नहीं होती। ये बात झाओ हू को बताता है। झाओ हू सुजाय पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वहीं सुजाय अब अपने घर के बाहर खड़ा होकर गेट खुलने का वेट कर रहा होता है, लेकिन शेन मेंगजू गेम में बिजी होती है और जल्दी से गेट नहीं खोलती, जिसके कारण वो जोर जोर से गेट को बजाने लगी। जैसे ही शेन मेंगजू गेट खोलती है वो भागकर टॉयलेट में चला जाता है। शेन मेंगजू उसे टॉयलेट जाने से रोकती है, लेकिन वो इतनी जल्दी में होता है कि उसकी सुने बिना ही टॉयलेट में चला जाता है। तभी उसे टॉयलेट के अंदर कुछ आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर यू ह्यान नहा रही है और तब वो गुस्से में सुजाय को पंच मार के बेहोश कर देती है और बाहर आ जाती है। वही अब हम देखते हैं कि उस एरिया के आसपास कल्टीवेशन ब्यूरो के और भी आदमी आ गए हैं और वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस बात की खबर यू ह्यान और शेन मेंगजू को भी, और आपस में वो बात करती हुई कहती है कि पिछले 15 मिनट में कई सारे कल्टीवेटर्स के स्पिरिचुअल सेंस हमारी जगह को स्कैन कर चुके हैं। तब शेन मेंगजू कहती है कि यहाँ पर 13 नए कल्टीवेटर आए हैं, जिनमें से एक नेसेंट सोल स्टेज पर है और 12 करोड़ फॉर्मेशन पर, और अगर वो लोग और कुछ दिन रहे तो सुजाय की स्पेशल कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा उन्हें। तब यूहान कहती है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन एक नेसेंट सोल रैंक कल्टीवेटर को केवल नजर रखने के लिए भेज सकती है तो उसके पास जरूर और भी कई सारे ताकतवर कल्टीवेटर्स होंगे। तब यूहान शेन मेंगजू से सुजाय को एक नई टेक्निक एनर्जी कंसीलिंग स्पेल सिखाने को कहती है, जिससे वो अपने ऑरा को छुपा सकता है और किसी को भी उसकी पावर्स के बारे में पता नहीं चलेगा। इस पर शेन मेंगजू थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये टेक्निक उनके सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन आखिर में वो इस बात पर मान जाती है। तभी सुजाय भी वहां आ जाता है और उसे थोड़ी देर पहले का कुछ भी याद नहीं होता। तब शेन मेंगजू सुजाय को वो टेक्निक सिखाती है और जब सुजाय उस टेक्निक को करने की कोशिश करता है तो वो पहली बार में ही सफल हो जाता है, जिस पर शेन मेंगजू को फिर से विश्वास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट की तरफ एक सुपर बाइक आकर रुकती है और उस पर से कल्टीवेशन ब्यूरो की ऑफिसर मिस क्यूई उतरती है और वहां खड़े होकर अपने आदमियों से रिपोर्ट मांगती है। तब झाओ हू से बताता है कि आज उन्हें इस जगह पर एक कल्टीवेटर मिला था और फिर सुजाय के बारे में इतनी सारी जानकारी मिस क्यू को देते हैं। वो उसे बताता है कि कैसे सुजाय 3 बार टेस्ट में फेल हुआ था, फिर भी वो अब एनर्जी गैदरिंग की 9 स्टेज पर है और स्पिरिट डिटेक्टर ने भी उसे तभी डिटेक्ट किया था जब वो काफी पास आ गया था। उसके बाद शाहू मिस क्यू से पूछती है कि क्या वो लोग सुजाय को मार दे, जिस पर मिस क्यू कहती है कि हम किसी कल्टीवेटर को मारकर रूल्स नहीं तोड़ सकते और यहाँ पर बहुत सारे सेक्स हैं, क्या पता सुजाय किसी सेक्ट का वॉन्डरिंग डिसाइपल हो, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वो रोग कल्टीवेटर्स में से है जो किसी भी सेक्ट से जुड़े नहीं होते और अपनी मेहनत से कल्टीवेटर बनते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सुजाय को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि क्या वो अपने देश की सेवा करना चाहता है। ये सब ऑर्डर देने के बाद मिस क्यू सोचने लगती है कि ये लोग काफी टाइम से यहाँ हैं और फिर भी इन्हें ये मिस्टीरियस एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तो क्या उस एनर्जी का कॉज यहाँ नहीं है। और आजकल काम भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि डीमन सेक्ट फिर से यहाँ गया है और अब हम ज्यादा देर तक स्पेशल टीम को इस जगह पर नहीं रख सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजाय अपने कल्टीवेशन में बिजी हो जाता है। तब यूहान शेन मेंगजू से कहती है कि सुजाय के साथ कुछ दिक्कत है। तब शेन मेंगजू उसके बारे में पूछती है और वो उसे बताती है कि जिस हिसाब से सुजाय एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो अब तक की जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है उस हिसाब से अब तक सुजाय को अपनी कोर बना लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके दैंतियन में अभी तक कोर बनने की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। तब यूहान कहती है कि हो सकता है ये स्टार स्प्रिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि स्टार स्प्रिंग के मिलने से पहले सुजाय एक आम आदमी था और कल्टीवेट नहीं कर सकता था, तो इसी कारण ये हमें ज्यादा पता नहीं लग पाया है। लेकिन स्टार स्प्रिंग किसी का टैलेंट चेंज करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। तो वो शेन मेंगजू से पूछती है कि क्या उसे याद है जब वो स्टार स्प्रिंग के लिए लड़ रहे थे तब क्या हुआ था। तब शेन मेंगजू से बताती है कि उस टाइम पर सब लोग स्टार स्प्रिंग की सीक्रेट रीम में घुसने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तभी वो रीम एक्सप्लोड हो गई थी और उसमें से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकली थी और स्टार स्प्रिंग को लेकर उस रीम से गायब हो गई थी। तब यूहान कहती है कि स्टार स्प्रिंग की स्पिरिचुअल पावर किसी भी रीम को तोड़ सकती है, इसलिए वो कहीं भी एनर्जी एब्सॉर्ब करके उसे रिफाइन कर सकती है और इसी कारण
साइंटिस्ट स्टार स्प्रिंग में बहुत सारी एनर्जी है और जब स्टार स्प्रिंग सुजाई के साथ मर्ज हुआ तो उसने सुजाई को अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के हिसाब से चेंज कर दिया। और अब जब सुजाई कितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले वो हमेशा कम ही रहेगी, क्योंकि स्टार स्प्रिंग सारी एनर्जी को रिफाइन करके ही एब्जॉर्ब करेगा और सुजाई को नॉर्मल कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। जिसे सुनकर शेन मेंगजू कहती है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि इससे सुजाई और भी ताकतवर बनेगा। तब यू युआन गुस्से में उसे बताती है कि हमारे पास अब केवल 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हैं और बाकी के स्टोन्स को सुजाई एब्जॉर्ब कर चुका है, तो हम आगे उसकी मदद कैसे करेंगे। जिससे सुनकर शेन मेंगजू भी टेंशन में आ जाती है और कहती है कि कल्टीवेटर को कोर फॉर्म करने के लिए 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन सुजाई 1000 स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर चुका है, फिर भी इसकी कोर अभी तक नहीं बनी है। तभी सुजाई भी अपनी कल्टीवेशन से खड़ा होता है और दोनों को हेलो करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती हैं। तभी सुजाई के गेट पर कोई नॉक करता है। जब सुजाई गेट खोलता है तो वहाँ शाओ हू खड़ा होता है, जिसे देखकर शेन मेंगजू और यू युआन छुप जाए। तब सुजाई जाओ हू से उसके आने का कारण पूछता है, लेकिन जाओ हू उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। जिस पर सुजाई उसे कहता है कि तुम्हें जो भी काम है बाहर से ही बताओ। तब जाओ हू उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो कल्टीवेशन ब्यूरो से है, लेकिन तब भी सुजाई उसे अंदर आने से मना कर देता है। तब जाओ हू कई तरीकों से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सुजाई उसे मना कर देता है और गेट बंद कर देता है। तब जाओ हू उसे अपने यहाँ आने का कारण बताता है और उसे पूछता है कि क्या वो कल्टीवेशन ब्यूरो को ज्वाइन करना चाहता है। जिसे सुनकर सुजाई अपने कमरे से बाहर आता है और नीचे आकर बात करने को कहता है। तब शाओ हू और सुजाई नीचे गार्डन में जाते हैं और सुजाई को देखकर जाओ हू सोचता है, मैंने अभी तक इसे कुछ नहीं कहा है, फिर भी ये इतना रूड होकर मुझसे बात कर रहा था और मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था। तभी सुजाई एक्साइट होते हुए शाओ हू से पूछता है कि वो क्या कर सकता है। अब सुजाई का ऐसा एटीट्यूड देखकर शाओ हू चौंक जाता है और सोचता है कि शायद मैंने इस लड़के को गलत समझ लिया है। तब वो सुजाई से पूछता है कि तुम एक रोग कल्टीवेटर हो, तो जिसने तुम्हें सिखाया है क्या वो फेमस है। ये सुनकर सुजाई कुछ नहीं कहता और अपना सर खुजाने लगता है, जिसे देखकर शाओ हू समझता है कि वो अपने मास्टर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। तब जाओ हू से कहता है कि क्या तुम कल्टीवेशन ब्यूरो को ज्वाइन करना चाहोगे। जिसे सुनकर सुजाई सोचने लगता है कि ये एक सरकारी नौकरी है और ये लोग फ्री में खाना और रहने की जगह भी देंगे और साथ ही साथ मुझे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन तब वो पूछता है कि क्या ये काम खतरनाक होगा। तब शाओ हू से बताता है कि वो लोग उसे स्पेशल टीम में एक रिजर्व की तरह रखेंगे और वो काम कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। जिसे सुनकर सुजाई मना कर देता है और वो कोई खतरनाक काम नहीं करना चाहता और वो घर पर ही रहकर अपनी ट्रेनिंग करेगा और बाद में अच्छी सी जॉब ढूंढेगा। जिसे सुनकर शाओ हू को गुस्सा आने लगता है और वो सुजाई को पीटने की सोचता है, लेकिन उसे तभी मिस क्यू की बात याद आती है और वो फिर से सुजाई को समझाता है कि वो एक रिजर्व की तरह होगा और उसे कोई खतरनाक मिशन नहीं दिए जाएंगे। उसका मेन काम बस कल्टीवेट करना और उन लोगों की स्ट्रेंथ बनना होगा, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी एक्टिव एजेंट्स के बराबर ही रहेगी। तब सुजाई उसे सैलरी के बारे में पूछता है तो जाओ हू से बताता है कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी $1,00,000 हो और साथ ही साथ उसे बोनसेस भी मिलेंगे। जिसे सुनकर सुजाई जल्दी से हाँ कर देता है और खुद को उनके डेटाबेस में रजिस्टर करवा लेता है। तब शाओ उससे कहता है कि अब तुम हमारी स्पेशल टीम का एक हिस्सा हो और बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी अपने लिए कोड नेम रखना होगा। तब सुजाई जाहू से उसका कोड नेम पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसका कोड नेम टाइगर है। उसके बाद जाहू से कम्युनिकेशन वॉच देता है और स्यूस कहता है कि कल तुम इस वॉच को लेकर हमारे बेस पर आ जाना, वहाँ तुम और भी लोगों से मिलोगे और तुम्हारे कुछ टेस्ट भी होंगे और वहीं तुम्हें तुम्हारा कोड नेम दिया जाएगा। वहीं उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मॉन्क अभी भी अपनी जर्नी पर हैं और छोटा मॉन्क फिर से अपने मास्टर से कहता है कि ये जर्नी कब खत्म होगी और उसे अब भूख लगी है। जिस पर उसका मास्टर कहता है कि बस अब ये जर्नी खत्म होने वाली है और हम जल्दी ही कुछ खाएंगे। फिर से वो बात करते हैं कि कैसे पिछले कुछ गाँव में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और वहाँ उन्हें खाना भी नहीं मिला। तब बीच वाला मॉन्क कहता है कि ये सब मास्टर की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने एक लड़की को आंटी बोल दिया और जिस कारण से उन्हें उस गांव से भागना पड़ा था और अगले गांव में उन्होंने कुत्ते को ठीक करने के चक्कर में उससे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी जिससे वो कुत्ता मर गया था और उस कुत्ते के ओनर ने हमारा काफी दूर तक पीछा किया था और हमें पैसे और हमसे पैसे भी मांगे थे, इससे अभी तक कहीं भी हमें खाना नहीं मिला है। तभी छोटा वाला मॉन्क कहता है कि आगे एक जंगल है और वहाँ हम कुछ जानवरों को पकड़ सकते हैं। तब उनके मास्टर कहते हैं कि हम सब मॉन्क्स हैं और हम किसी को मारकर नहीं खा सकते और वैसे भी हमारे टीचर कहते हैं कि जब गॉड तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है तो वो उसे पहले बहुत सी कठिनाइयां देकर परखता है और उसके माइंड को कई सारी प्रॉब्लम से गुजरना होता है और उसे कई दिन तक भूखा भी रहना होता है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक तेज आवाज आती है और जब वो उधर आत के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं और वो सब लोग कल्टीवेटर्स हैं जो कि कोर फॉर्मेशन के 3rd लेवल पर हैं। तब हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी जो कि ऑल ड्रीम से आया था वो यहाँ एक
हैट वाले कल्टीवेटर से लड़ रहा है। अब हैट वाला कल्टीवेटर हार रहा होता है तो वो अपनी फायर पावर्स एक्टिवेट करता है और उस मिस्टीरियस आदमी पर मारता है, जिसके बाद वो आदमी अपनी पावर से कई सारे क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी वो फायर वाला कल्टीवेटर हवा में उछलकर उस आदमी पर अटैक करने लगता है। अब उन दोनों की इस लड़ाई को श्रिम्प, जो कि कल्टीवेशन ब्यूरो का मेंबर है, वो अपनी स्नाइपर से देख रहा होता है और वहाँ पे जाओ हू भी होता है, जो उसे वहां की कंडीशन के बारे में पूछता है। तब श्रिम्प उसे बताता है कि ये दोनों कोर फॉर्मेशन की 3rd स्टेज पर पहुंच चुके हैं और उनकी एनर्जी फ्लक्चुएशन हमारे डेटाबेस से मैच करती है। और ये दोनों भागे हुए कल्टीवेटर्स हैं जिनके नाम द फायरी हैंड लुओमिंग और द ब्लैक हार्टेड मैन क्यू हुआ टियान है। तब ये सुनकर जाओ हू कहता है कि फेयरी हैंड जिसने 18 लोगों को मारा था और ब्लैक हार्टेड मैन जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया था, अच्छा हुआ हमें यहीं मिल गए। तब वो आगे कहता है कि हम इन्हें कई सालों से ढूंढ रहे हैं और ये अब हमारे हाथ लगे हैं और इन्हें हम ऐसे नहीं जाने देंगे। जिसके बाद वो अपने साथियों को 3 मिनट में अटैक करने को कहता है, जिसके बाद वो सब लोग अपनी फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। अब वो दोनों कल्टीवेटर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके बीच में एक स्टाफ आती है और उन दोनों को लड़ने से अलग करती है। तब हम देखते हैं कि उन मॉन्क्स में से एक यंग मॉन्क ने वहां आकर उनकी लड़ाई रुकवाई है और वो उन दोनों से कहता है कि वो काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा है और ठीक हुआ है, तो क्या वो दोनों उसे कुछ खाने को दे सकते हैं। जिसे देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी रात को जंगल के बीच में ये खाना मंगवाने वाला कौन है, और वो उसका मजाक बनाते हैं। तब वो मॉन्क अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो दोनों कल्टीवेटर थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं और कल्टीवेशन ब्यूरो के लोग भी उस ऑरा से इंटिमिडेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो उसे अपने डेटाबेस में चेक करते हैं तो वो ऑरा किसी से मैच नहीं करता, इसलिए वो लोग उस मॉन्क को नहीं पहचान पाते। तभी वो दोनों कल्टीवेटर जो आपस में लड़ रहे थे एक साथ मिलकर उस मॉन्क पर अटैक कर देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।